बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जी सोल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन विद इंसुलेटेड एंड्स के बारे में। जो मेथड हम इस्तेमाल करेंगे वो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, और जो गिवन इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन मौजूद है, फिर बाउंड्री कंडीशंस मौजूद हैं जो कि न्यूमैन बाउंड्री कंडीशंस है, और इनिशियल कंडीशंस मौजूद हैं। अब हमारे पास अगर वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है तो ऑब्वियसली जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन आ जाएगा यू ऑफ एक्स टी। अभी किस तरह से आएगा, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल यू है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और टी है, ठीक हो गया। ये जो फंक्शन आएगा ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, जो कि इस रॉड में जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, जिसकी लेंथ एल है, एक एंड उसका 0 पर है और दूसरा एल पर है। तो इसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमें मालूम हो जाएगी जब हम इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ये बाउंड्री कंडीशन हमें बता रही है कि एट एंड एक्स इज इक्वल्स टू 0, देखिए यहाँ पे एक्स होना था, एट एंड एक्स इज इक्वल्स टू 0 द टेम्परेचर इज 0, मतलब इस एंड में से कोई भी हीट फ्लो नहीं कर पा रही है। अगर हमने इस बात को लिखना हो तो हम ये लिखेंगे partial derivative of x 0 t is equals to 0. It means that this end of the rod is insulated. अगर यही बात हमने इस एंड के बारे में करनी हो कि the end of the rod at x is equals to L, ये भी insulated है, तो इसे हम यूँ लिखेंगे u partial derivative with respect to x, x अब क्या है, L के इक्वल है, t is equals to 0, ठीक हो गया। अगर हमें इस तरह की भी स्टेटमेंट गिवन हो कि जनरल सोल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन फाइंड करें जब बार के दोनों एंड्स हैं इंसुलेटेड, ठीक है। आपके जहन में फ़ौरन से ये बाउंड्री कंडीशंस खुद ही आ जानी चाहिए, क्योंकि कुछ जगहों पे इस तरह से प्रॉब्लम गिवन नहीं होती है बल्कि इस तरह से स्टेटमेंट गिवन होती है। तो जब भी इंसुलेटेड एंड्स की बात हो रही हो तो हमारे पास न्यूमैन बाउंड्री कंडीशंस आएंगे, और उन्होंने कहा है बोथ एंड्स, मतलब दोनों के दोनों एंड्स क्या है, इंसुलेटेड है, मतलब दोनों एंड्स पर न्यूमैन बाउंड्री कंडीशंस होंगी। उन्होंने लेंथ ऑफ द रॉड भी बता दी है। इसके अलावा अगर अब हम इनिशियल कंडीशन की तरफ आएँ, इनिशियल कंडीशन बता रही है कि जब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 होगा तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर बार में मौजूद है, ठीक है। इस वजह से ये हमारे पास जी इनिशियल कंडीशन है। और अगर स्टेटमेंट में लिखना चाहे तो लिखा हुआ है कि इनिशियल टेम्परेचर इज़ प्रेस्क्राइब्ड और इनिशियल टेम्परेचर इज़ गिवन। जब इस तरह से स्टेटमेंट गिवन हो तो इसका मतलब है कि हम इनिशियल कंडीशन को इस तरह से लिखेंगे, और यही बार की लेंथ, सारी की सारी बार के लेंथ के ऊपर। इनिशियल कंडीशन होती भी ऐसे ही है कि जब हम सिस्टम की कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट करते हैं तो ये कंडीशन थ्रू आउट द सिस्टम सेटिस्फाई होना चाहिए, पूरे के पूरे सिस्टम पर लागू होती है, मतलब पूरी की पूरी लेंथ ऑफ द रॉड पे ये लागू हो रही है। अब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो चलें हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, बाउंड्री कंडीशंस को 2 और 3 का नाम दे लेते हैं, और इनिशियल कंडीशन को 4 का नाम दे लेते हैं। टू सॉल्व द प्रॉब्लम लेट u of xt is equals to x of x t of t। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का सबसे फर्स्ट मोस्ट स्टेप यही होता है कि हम इस तरह का सॉल्यूशन लेट करते हैं जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फंक्शंस को अलग-अलग लिख लेते हैं। हमारे पास अगर दोबारा हम इसको रिवीजन कर दें तो देखें डिपेंडेंट वेरिएबल u है, क्योंकि हम डेरिवेटिव ऑफ u कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जिसकी रिस्पेक्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखें यहाँ पे एक फंक्शन स्मॉल x का है और एक फंक्शन स्मॉल t का है। यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल x और कैपिटल t की जगह पे, बस जस्ट इसको रिसेम्बलेंस के लिए मैंने सेम इस्तेमाल किया है। तो हमने सोल्यूशन लेट कर लिया है, हमने सपोज कर लिया है कि हमारा सोल्यूशन इस तरह का होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए इसके डेरिवेटिव लेना पड़ेंगे। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं 2 बार x के रिस्पेक्ट से। पहली बार x पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे x लिख देंगे, फिर सिर्फ यही फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर बार लगा देंगे और ये फंक्शन एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो मैंने इनको जस्ट x प्राइम और t में ही लिख लिया, लेकिन 2 बार हमने करना है क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। फिर से कर लेते हैं, इसको कर लेंगे, अब u डबल x हो जाएगा और इसके बाद
इक्वल्स टू और फिर से x डबल प्राइम हो जाएगा और t एज इट इज़। ठीक हो गया, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। x डबल प्राइम हमारे पास मौजूद होता है जी डी स्क्वायर x ओवर स्मॉल x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, क्योंकि स्मॉल x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं ना। अब इसी तरह से अगर हम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें इक्वेशन नंबर 5 का एक बार, ठीक है, t के रिस्पेक्ट से, सो यहाँ पे ये t पे डिपेंड कर रहा है, सो u सब t लिख सकते हैं। अब ये फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ये t पे डिपेंड कर रहा है तो इसका एक बार डेरिवेटिव t प्राइम, और t प्राइम हमारे पास यहाँ पे है जी डी t ओवर डी स्मॉल t, मतलब स्मॉल t की रिस्पेक्ट से कैपिटल T का डेरिवेटिव, और इसे हमने लिखा है t प्राइम। ठीक हो गया, ये हमने साथ बता भी दिया है कि जो हम नोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसे इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे लें, इसे इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे लें। हम इक्वेशन नंबर 6 और 7 को इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल कर लेंगे। ux6 की जगह पे 6 विच इज़ x डबल प्राइम t इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे है 1 ओवर सी स्क्वेयर, यू टी की जगह पे एक्स टी प्राइम। हम वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, एक तरफ x वाले ले आएंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 ओवर सी स्क्वायर एज इट इज़, टी प्राइम ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो देखें हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया है। अब देखें ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल x पे डिपेंड करिए, क्योंकि ये स्मॉल x का फंक्शन है ना, और जो राइट हैंड साइड है ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल t पे डिपेंड कर रही है, और दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर और x इज इक्वल्स टू टी, इन दोनों को अगर डिवाइड कर लें तो यहाँ पे क्या आएगा 1, ऐसी बात है ना। सो इनकी जो कॉमन वैल्यू है वो ना तो x का फंक्शन होगा सिर्फ, ना ही t का, बल्कि वो कोई एक कांस्टेंट होगा। अब ये तो मैंने खुद से एग्जांपल ली है तो इस वजह से कांस्टेंट हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम कांस्टेंट लेट कर लेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसकी अभी वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है, लेट इट बी इक्वल्स टू k। ठीक हो गया। सो अब अगर हमारे पास k आ गया है तो डिपेंडिंग ऑन दिस हम k के 3 केसेस के अकॉर्डिंगली इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। सो अब हम क्या करेंगे जी, ओडीज बना लेंगे। ओडीज बनाने के लिए एक बार x वाली टर्म्स को k के इक्वल रख लेंगे एंड एक बार हम कर लेंगे इन t वाली टर्म्स को k के इक्वल रख लेंगे। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ODEs हैं वो एक एक वेरिएबल पे ही डिपेंड कर रही हैं। ठीक हो गया, ये सिर्फ x पे करिए, सिर्फ t पे करिए, तो इसके करस्पॉन्डिंगली हमें जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 हैं बाउंड्री कंडीशंस, उन्हें भी x और t के लिए क्या करना है, सेपरेट करना है, ताकि हम ODEs को सॉल्व कर सकें। 2 को 5 में इस्तेमाल करना है, लेकिन उससे पहले 5 का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2 में डेरिवेटिव मौजूद है। सो वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट, फिर हम 2 को 5 में इस्तेमाल कर लेंगे। सो पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 को विद रिस्पेक्ट टू x के। अब इस्तेमाल कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 5 में। सो ये देखिए यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, x की जगह पे 0 t, सो इस तरफ भी जहाँ पे x है वहाँ पे 0 और t ऑफ t एज इट इज़ लिख लेंगे, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट है। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये जो हमारे पास टर्म है ये जो है ये इक्वल है 0 के, सो इट इज़ इक्वल्स टू 0 x प्राइम ऑफ 0 t ऑफ t। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास दो टर्म है, इसमें से या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी या फिर दोनों 0 होगी। अगर हम दोनों को 0 करते हैं तो भी हमारा सोल्यूशन जो इक्वेशन नंबर 5 में हमने लेट किया था t ऑफ t, उसमें अगर 0 हो जाता है तो सोल्यूशन इसका ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगर हम x प्राइम ऑफ 0 को 0 करते हैं तो मतलब t ऑफ t को 0 नहीं करेंगे, अगर t ऑफ t को हम 0 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, हमारा सोल्यूशन ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमें फ़ायदा क्या हुआ इतना काम करने का, ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा जो किसी इंटरेस्ट का नहीं है। सो फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन t of t is not equals to 0, which implies that x prime of 0 is equals to 0। इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 5 के इस डेरिवेटिव में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे लें, इसे इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे लें। तो चलिए जी अब बॉडीज़ को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगेन ये जो हमारे पास कांस्टेंट k हमने लेट किया था इसके 3 केसेस अपेयर होंगे। जो फर्स्ट केस है ये है कि k जो है हमारे पास 0 भी हो सकता है, ओबियसली कांस्टेंट है, इट कैन बी 0। k जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब 0 से बड़ा भी हो सकता है, और k नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम इन तीनों केसेस को जो है बारी बारी लेंगे और अपने इन ओडीज को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट केस ले लेते हैं जब k 0 के इक्वल है।
k इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 8 में हम पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 8 इम्प्लाइज दैट x डबल प्राइम और k की जगह पे 0 और फिर x इज इक्वल टू 0, ये टर्म 0 होगी, x डबल प्राइम इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे, रूट्स फाइंड कर लेंगे, 2 रूट्स आ जाएंगे हमारे पास। सोल्यूशन लिख लेंगे जी, डिपेंडेंट वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिर हम फर्स्ट कांस्टेंट लिख लेंगे विच इज़ a1, फिर x, ये हमारे पास रिपीटेड रियल रूट्स हैं। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के फिर सोल्यूशन लिखने का तरीका ये है कि फर्स्ट रूट ये जो 0 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस फिर सेकंड कांस्टेंट और रिपीटेड है, इस वजह से यहाँ पे x लिखना पड़ेगा जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर एक की पावर में सेकंड रूट लिख लेंगे। ठीक हो गया, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अब हमने बाउंड्री कंडीशंस इस्तेमाल करना है जो हमने अभी सेपरेट की थी। सो डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको x के रिस्पेक्ट से, इक्वेशन नंबर 10 इस्तेमाल कर लेते हैं इसमें। सो 10 इम्प्लाइज दैट x की जगह पे 0 और ये साइड एज इट इज़, ये टर्म हमारे पास 0 के इक्वल है। सो b1 हमारे पास 0 आ गया, b1 0 आ गया तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल करके सोल्यूशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 implies that x of x is equals to a1, ये हमारे पास सोल्यूशन बच गया। ठीक हो गया, दूसरी कंडीशन इस्तेमाल करने तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, तो ये आ जाएगा x प्राइम ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 और x की जगह पे l पुट कर देंगे तो l इज इक्वल्स टू 0। तो ये बाउंड्री कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये है कि मज़ीद इसके आगे कोई भी सोल्यूशन ऑब्टेन नहीं हो सकता। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अब हमारे पास एक और ओडी थी जी टी वाली, जिसे हमने इक्वेशन नंबर आई थिंक सो 9 का नाम दिया है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले के पुट कर लेते हैं। सो यूजिंग के इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 9, सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा जी m इज इक्वल्स टू 0, एक ही रूट आया है तो जनरल सोल्यूशन लिख लेते हैं इस इक्वेशन का। डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख लेते हैं, इसे c1 का नाम दे लें और फर्स्ट रूट e की पावर में और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये टर्म 1 हो गई। सो हमारे पास आ गया t ऑफ t इज इक्वल्स टू c1, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। अब देखें जो सोल्यूशन हमने लेट किया था इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 5, हम अपनी इन इक्वेशन नंबर 2 और 3 को इक्वेशन नंबर 5 में इस्तेमाल करके सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 5 u ऑफ एक्स टी, x ऑफ x की जगह पे लिखेंगे जी a1 और t ऑफ t की जगह पे लिखेंगे c1। तो जब दो कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो एक नया कॉन्स्टेंट आएगा, हम उसे नाम दे लेते हैं a0 का। सो u ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू a0। तो देखिए हमारे पास सोल्यूशन आया है जब k इज इक्वल्स टू 0 था। इसे इक्वेशन नंबर 12 का नाम दे लेते हैं। अब हमने सोल्यूशन फाइंड किया है लेकिन अभी तक जो गिवन इनिशियल कंडीशन थी वो इस्तेमाल नहीं की है। ठीक है, सो इस कंडीशन को इस्तेमाल कर लेते हैं हम। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 12, तो जहाँ पे t था वहाँ पे 0 लिख लेते हैं और u ऑफ x 0 किसके इक्वल्स था, f ऑफ x के इक्वल्स था। ठीक हो गया, अब हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, दोनों साइड्स को जो गिवन डोमेन है 0 टू l उसके अलोंग इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल dx और इस तरफ को भी कर लेते हैं जी। सो 0 टू l एंड dx ये एज इट इज़ रहेगा, आर्बिट्रेरी फंक्शन है, वी डोंट नो कि वैल्यू क्या है इसकी, सो इस वजह से इसे एवेलुएट नहीं कर सकेंगे। a0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 टू l dx, अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा जी हमारे पास l के इक्वल। ठीक, हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए तो a0 इसी तरफ रहेगा, l इस तरफ आके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, आ जाएगा जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 टू l f ऑफ x dx। तो ये हमारे पास कांस्टेंट की भी फाइनली वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 12 में इस्तेमाल कर लेंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। इसे इक्वेशन नंबर 13 का नाम दे देते हैं क्योंकि इसे आगे इस्तेमाल करना है। तो जी ये अब तक का केस था k इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास सोल्यूशन आया है। सो अब सेकंड केस ले लेते हैं k ग्रेटर देन 0 के लिए। सेलेक्ट कर लेते हैं कि k ग्रेटर देन 0 जो है इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा रियल वैल्यूड फंक्शन है, बस 0 नहीं लेंगे इस बार हम क्योंकि 0 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 0 रखेंगे k भी 0 आ जाएगा। सो लैम्डा कैन भी नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ। सो जब नेगेटिव होगा तो भी स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका मतलब है कि k हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। सो अब हम ये करेंगे कि इस k ग्रेटर देन 0 को अपनी ओडीज में इस्तेमाल कर लेते हैं।
ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, सो सोल्यूशन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फर्स्ट कांस्टेंट इस बार a2 रख लेते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल उसकी पावर में फर्स्ट रूट इंडिपेंडेंट वेरिएबल +2 सेकंड कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल टर्म सेकंड रूट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख लेते हैं। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लें। अगेन इसमें बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल करना है तो डेरिवेटिव ले लेंगे, यूज़ कर लेते हैं x प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 को, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख देंगे और ये साइड 0 के इक्वल थी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस साइड को और माइनस लेमडा b2। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास इक्वेशन, इसको 5 का नाम दे लेते हैं। दूसरी कंडीशन थी x प्राइम ऑफ l इज इक्वल्स टू 0, सो इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे x है, राइट हैंड साइड पे भी जहाँ पे x है वहाँ पे लेमडा पुट कर लेंगे और सॉरी l पुट कर लेंगे x की जगह पे, माइनस लेमडा b2 एंड e की पावर में लेमडा l, और ये टर्म 0 के इक्वल है और सिंप्लीफिकेशन इस तरफ की तो वही रहेगी, कोई मज़ीद सिंप्लीफिकेशन तो नहीं आएगी, एंड लेमडा b2। ठीक हो गया, इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लेते हैं। अब देखें हमें वैल्यूज़ बेसिकली चाहिए हैं इन कॉन्स्टेंट्स की। अब हमारे पास ये होमोजीनियस सिस्टम है जिसमें एक ही इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन है और दोनों इक्वेशंस क्या हैं, होमोजीनियस है। कोई भी सिस्टम जब होमोजीनियस हमारे पास होता है तो उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब ऐसा सोल्यूशन जो 0 के इक्वल ना आए, तब ऑब्टेन होता है जब उसका डिटर्मिनेंट लें कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स का, सो वो जो है 0 के इक्वल आ जाए। तो हम देखते हैं कि क्या इसका जो डिटर्मिनेंट है कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स का वो 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता। सो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिख लें अगर हमें चाहिए इनकी वैल्यूज a2 b2। सो यहाँ से आ गया लेमडा, इस तरफ से भी आ गया जी माइनस लेमडा। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, दोनों तरफ से अगर लेमडा कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाना था a2 माइनस b2। सो यहाँ पे आ जाएगा कोरस्पॉन्डिंगली 1 और -1, यहाँ से भी लेमडास कॉमन लेके उधर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा e लेमडा l e माइनस एंड लेमडा l। ठीक हो गया। सो अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, अगर 0 के इक्वल आ गया तो हमारा सोल्यूशन जो है वो नॉन होमोजीनियस होगा। सो डिटर्मिनेंट आता है e लेमडा l एंड माइनस ई लेमडा एल विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास कांस्टेंट है a2 ये भी 0 है, ट्रिवियल है, b2 ये भी 0 है। अगर ये दोनों 0 होंगे तो ऑब्वियसली हमारी ये इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ट्रिवियल हो जाएगा। सो अब अगर ये दोनों कांस्टेंट 0 हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सोल्यूशन x ऑफ x आया है ये भी 0 है, ट्रिवियल है। अब अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 5 में जो हमने सोल्यूशन लेट किया था उसमें इस्तेमाल करेंगे, दिस वन इज़ आर इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सो अगर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे अब x ऑफ x को 0 तो हमारा सोल्यूशन तो ख़त्म हो जाएगा। सो इसका मतलब है जब k ग्रेटर देन 0 था तो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आया। सो द केस फॉर द कांस्टेंट कि कांस्टेंट पॉजिटिव होगा किसी भी काम का नहीं है। सो बढ़ते हैं थर्ड केस की तरफ। इक्वेशन नंबर 8 में जहाँ पे k है वहाँ पे माइनस लेमडा स्क्वायर पुट कर देते हैं। ठीक है, सो ये 8 है, k की जगह पे माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली है, प्लस लेमडा स्क्वायर यहाँ पे आके माइनस लेमडा स्क्वायर हो गया, रूट ले लिया, प्लस माइनस आयोटा लेमडा आ गया। हमारे पास कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट है तो सोल्यूशन इस तरह से लिखा जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये कांस्टेंट कॉज ऑफ लेमडा एक्स। अब हमने कंडीशन इस्तेमाल करनी है x प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो उसके लिए इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना ज़रूरी है। x की रिस्पेक्ट से सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया है, इट्स रियली सिंपल। इसकी जगह पे पुट कर लेते हैं तो x जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे 0 पुट कर लेंगे, यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 इज इक्वल्स टू 0। सो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, यहीं पे लिखने का इसको फ़ायदा नहीं है। सो यहाँ पे अगर पुट करेंगे हम तो ये आएगा लेमडा b3 और cos 0 इज इक्वल्स टू 1 और x प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 हमें पता है कि किसके इक्वल है जी, ये 0 के इक्वल है। अब लेमडा तो 0 नहीं होगा बिकॉज हम लेमडा इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो कि 0 हो जाएगा, वो केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इसका मतलब है कि b3 0 हो जाएगा। सो ये सॉल्व होकर हमारे पास इतना सा बच जाएगा। सो ये अभी तक का हमारा सबसे सिंप्लीफाइड सोल्यूशन है। ठीक हो गया। इसी तरह से अभी हमने इसमें सेकंड कंडीशन इस्तेमाल करनी है, इसको दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे जो हमारे पास है जी माइनस लेमडा a3 साइन ऑफ लेमडा x। अब इसमें हमने कंडीशन दूसरी इस्तेमाल करनी है विच इज़ x प्राइम ऑफ l इज इक्वल्स टू 0। तो जहाँ पे x है वहाँ पे l रख लेंगे
और माइनस लेमडा A3 साइन बी, अब लेमडा L हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे आना है सिंपली 0 बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू 0, और हमें पता है कि लेमडा भी 0 के इक्वल नहीं है। अब ओब्वियसली हमें ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए सोल्यूशन। अगर A3 भी 0 पुट कर देंगे ये 0 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 अल्टीमेटली 0 हो जाएगी, सोल्यूशन ट्रिवियल आ जाएगा जो किसी इंटरेस्ट का नहीं है। तो हम लेट करेंगे कि लेमडा भी 0 के इक्वल नहीं है और A3 भी अब 0 के इक्वल नहीं है, तो जो टर्म बच गई वो क्या है, ये वाली टर्म। सो ये टर्म 0 के इक्वल आ जाएगी, तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी, और इसकी हेल्प से हम अब अपनी आइगन वैल्यू लेमडा भी कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमें चाहिए लेमडा L की वैल्यू, तो लेमडा L इसी तरफ रहने देंगे और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0, ठीक है। तो साइन सारे n पाइज के लिए 0 होता है, लेमडा L यहीं पे बच गया। अब हमें सिर्फ लेमडा चाहिए, L यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये हमारे पास लेमडा की वैल्यू है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 0 पुट करें तो भी हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है, cos 0 1 सोल्यूशन आएगा। लेकिन हम n इज इक्वल्स टू 0 का केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं when k इज इक्वल्स टू 0 था, ठीक हो गया। सो इस वजह से हम यहाँ पे n 0 नहीं लेंगे, n 1 2 3 और सो ऑन लेंगे। इसके अलावा ये प्लस माइनसेस में भी होगा, लेकिन हमें पता है कि जब cos ऑफ माइनस एक्स हो तो वो cos ऑफ एक्स के इक्वल होता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, तो वही सोल्यूशन ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए है, तो सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लिखेंगे। सो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे लेमडा की जगह पे लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इसे इक्वेशन नंबर 14 का नाम दे लेते हैं। अब बढ़ते हैं टी ऑफ टी वाली इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन 9 में अब के की जगह पे माइनस लेमडा स्क्वायर पुट कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस और ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली, फिर ये टर्म इस तरफ नेगेटिव होगी, एक ही रूट आया है, रियल रूट है, सोल्यूशन इस तरह से लिखा जा सकता है। अब लेमडा की जगह पे लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा, ये सारे स्टेप्स इस वजह से भी मैं जो है फास्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं बिकॉज इन्हें हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं, तो टाइम वेस्ट ना हो। इस इक्वेशन नंबर 15 का नाम दे लेते हैं। अब हमारे पास एक्स ऑफ एक्स भी आ गया, टी ऑफ टी भी आ गया, 14 और 15 में इन्हें इक्वेशन नंबर 5 में इस्तेमाल कर लेते हैं। सो ये रही जी, ये अब चूंकि हमारे पास सोल्यूशन अब ये एंड्स में है, क्योंकि एन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द एन सोल्यूशन डिफरेंट होंगे, तो हमारे पास एन नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएंगे। इसी तरह से ये भी हमारे पास एन हो गया, तो सोल्यूशन इस बार हम एन में ही लिखेंगे, जितने एन्स होंगे उतनी हमारे पास वैल्यूज आएंगी। ये एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू, ये टी ऑफ टी की वैल्यू। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नया कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि हर बार ऑब्वियसली चेंज होना पड़ेगा। सो एन नंबर ऑफ द कांस्टेंट्स मौजूद होंगे। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि हमें सोल्यूशन चाहिए u ऑफ एक्स टी की फॉर्म में। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कहता है कि सम ऑफ द नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस, ओके, वो भी एक सोल्यूशन होता है। मतलब इन सारे सोल्यूशंस को ऐड कर लें, जितने भी सोल्यूशन आएंगे, n1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, उन सबको ऐड करेंगे तो फाइनली एक सोल्यूशन जो आएगा वो भी गिवन पीडीए का सोल्यूशन होगा, ठीक है। सो यू एन एफ एक्स टी की जगह पे अब वैल्यू रख देते हैं, उसकी वैल्यू रख दी, इसे इक्वेशन नंबर 16 का नाम दे लेते हैं। अब हमने बाउंड्री कंडीशंस तो अप्लाई कर ली हुई हैं, अब हमें चाहिए इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के बाद ए एन की वैल्यू, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये इनिशियल कंडीशन है हमारे पास, ठीक हो गया। इनिशियल कंडीशन कहती है कि जहाँ जहाँ पे टी है वहाँ पे 0 पुट कर दें, जहाँ पे टी है वहाँ पे 0 पुट कर दें। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे, सो ई की पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे सारा 0 आ जाएगा, ये टर्म हो जाएगी 1, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से वही टर्म दोबारा आ जाएगी, ये साइड दोबारा लिख दी। अब ये टर्म हमें पता है एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। हमें ए एन की वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए सबसे पहले तो हमें ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन इस्तेमाल करना पड़ेगी, और उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड्स को cos ऑफ m पाई x ओवर l, ठीक है, इस तरह के फंक्शन के साथ जिस n को m में चेंज कर दे। इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द गिवन डोमेन। गिवन डोमेन हमारी कितनी है, 0 to l था, जो रॉड था उसकी लेंथ 0 to l थी। x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर देंगे बिकॉज हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। ए एन कॉन्स्टेंट था इसलिए इंटेग्रल के बाहर लिखा है। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन हमें बताती है कि जब इस तरह के इंटेग्रल को हम सॉल्व करें, m और n दोनों डिफरेंट हों, तो सोल्यूशन हमारे पास 0 आएगा। यहाँ पे 0 आ गया, ए एन 0 आ जाएगा, ए एन 0 आ गया, सोल्यूशन ख़त्म, काम करने का फ़ायदा कोई नहीं है। हाँ, लेकिन एक सिचुएशन मौजूद है, जब m और n आपस में इक्वल होंगे तो सोल्यूशन l/2 आएगा। सो इस इंटेग्रल का सोल्यूशन हम कर लेंगे कि जब m और n आपस में इक्वल है तो इस इंटेग्रल का सोल्यूशन क्या आ जाएगा, l/2 a n एज इट इज़, और ये साइड इस तरह से ही लिख देंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ a n चाहिए, ये वैल्यू इस तरफ आके जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे, 2/l हो जाएगा और a n की वैल्यू आ जाएगी। अब 17 को इक्वेशन नंबर
हम 16 में इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। सो यूजिंग 17 इन इक्वेशन नंबर 16, ये हमारे पास देखें यहाँ पे ए एन लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ए एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन नंबर 17 में से, ये बाकी सारा 16 का एज इट इज़, ये इक्वेशन नंबर 18 है। सो जी ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जो हमें ऑब्टेन हुआ है जब के की वैल्यू लेस देन 0 थी। जब के हमारे पास 0 था तब भी हमें सोल्यूशन ऑब्टेन हुआ था जिसे हमने इक्वेशन नंबर 13 का नाम दिया था। अब हम इक्वेशन 13 और 18 को ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यही हमारा फाइनल सोल्यूशन तो आएगा ना। दोनों केसेस के, दो केसेस में सोल्यूशन आया, दोनों को ऐड करेंगे फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। सो दोनों को ऐड कर लेंगे, ये 13 है, ये 18 है। दिस इज द रिक्वायर्ड फाइनल सोल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक हो गया। सो इट वाज द रियली इजी एग्जांपल। वही बार बार फिनोमिना होता है, बार बार वही प्रोसेस होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। सो बस प्रैक्टिस करें ताकि आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ सके, और बाकी के एग्जांपल भी चैनल पे मौजूद हैं, उन्हें देखें, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी।